सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रियम्बल की कि कहाँ से कंसेप्ट लिया और प्रियम्बल का मेन मतलब है क्या है। उसके बाद इसका पर्पस देखेंगे, ठीक है, जो हम आज से पहले बचपन से अपनी नोटबुक में फर्स्ट पेज पे देख रहे थे, इसका हम पर्पस देखेंगे। उसके बाद इसका ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू देखेंगे और लास्ट में हम ये दो क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या ये कंपलसरी है प्रियम्बल होना और क्या ये अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी इसके ऊपर हेयरिंग्स के बाद सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशंस भी देखेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। सो प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है ये हमने बारो किया था यूएसए से, लेकिन अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो इसकी जो लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। मतलब प्रियम्बल की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक डेकोरेटिव पार्ट कह सकते हैं, हालांकि अगर देखा जाए क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है कि समरी है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की समरी जो है ना वो है प्रियम्बल। सो अकॉर्डिंग टू डी बासु वो कहते हैं कि ये क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इट्स अ की टू अनरिवील द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, कि वो क्या सोचते थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले सोचते क्या थे, वो सारा का सारा मतलब उनके माइंड्स को अगर आप देखेंगे तो मतलब उनके माइंड में क्या चल रहा था वो सारा का सारा हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसकी प्रियम्बल से पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न पहले से है तो प्रियम्बल उसको ओवरराइड तो नहीं कर सकता, ठीक, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के सबऑर्डिनेट ही है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई क्लैश होता है प्रियम्बल और किसी आर्टिकल के बीच में, ठीक है, तो क्या होगा, आर्टिकल प्रिवेल कर जाएगा प्रियम्बल पे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये देखें कि जैसे मान लो कुछ एम्बिगिटी हो रही है कुछ आर्टिकल्स को लेके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को लेके सुप्रीम कोर्ट को कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में समझ नहीं आ रही कि इन आर्टिकल्स का मेन मतलब क्या है, तो उस टाइम पे कोर्ट जो है वो प्रियम्बल की तरफ देख सकता है। तो मतलब प्रियम्बल से एक सलाह मिल सकती है हमें कि हाँ यहाँ पे इस आर्टिकल का मतलब ये था, क्योंकि अगर देखें तो हकीकत में मतलब जितने भी आर्टिकल्स बनाए गए थे तो वो उनका माइंड में था क्या, मतलब किस बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वो बनाए थे, इसलिए हम इसकी हेल्प ले सकते हैं यहाँ से। जब दो आर्टिकल्स के बीच में कुछ कन्फ्यूजन चल रही हो कि इसका मतलब इंटरप्रिटेशन में कन्फ्यूजन हो रही हो कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलना चाहिए, अब सवाल आता है कि क्या प्रियम्बल का होना ज़रूरी है। तो अब अगर आप देखोगे प्रियम्बल का होना ज़रूरी है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा कि अगर आप अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, जितने भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है, उनमें प्रियम्बल तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब रिटन वाले में क्या ज़रूरी है कि प्रियम्बल होना ज़रूरी है, तो नहीं। क्योंकि अगर हम देखेंगे अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें प्रियम्बल नहीं था, हालांकि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रियम्बल होगा, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल हो सकता है, ठीक है। हम बात करते हैं प्रियम्बल का मेन पर्पज़ है क्या है, ठीक है। तो इसके पर्पज़ में आपको याद कैसे रखना है, अब देख लो असल में ये क्या है ना कि आप ऐसा समझ लो कि ये एक आइडेंटिटी कार्ड है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, हमें उसमें क्या होता है कि भाई मेन इसको इशू करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, इसकी वैलिडिटी क्या है ना, मतलब इसको इशू कौन कर रहा है, इसकी वैलिडिटी क्या है और इसका पर्पज़ क्या है। एक आइडेंटिटी कार्ड का ये चीज़ें होती हैं ना उसके अंदर। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे ना तो इसका मेन जो पर्पज़ है किसका, प्रियम्बल का, वो क्या क्या है। सबसे पहले इसको आप कोड में याद रख सकते हो, ADON, मैंने किसी से सीखा था ये, ए डॉन। तो ए का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कि मतलब इसे इशू करने वाला कौन है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो देखो वही द पीपल ऑफ इंडिया, वही द पीपल ऑफ इंडिया, ये आ गई इसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद डी का मतलब यहाँ पे है डेट, ठीक है। और ओ का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव, मतलब प्रियम्बल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। और एन का मतलब है यहाँ पे नेचर। तो ये चार चीज़ें हैं, इसका मेन पर्पस क्या है कि ये चार चीज़ें दिखाना कि मतलब कोई भी अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जानना चाहता है, कोई बाहर का बंदा जो किसी और कंट्री से आया है तो वो बोलेगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो हम उसके सामने अगर प्रियम्बल रखेंगे तो ये चार चीज़ें उसे आराम से पता चलेंगी कि अच्छा इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, इसको मेन है किसकी, मेन पावर कौन है, तो मेन पावर के पीछे कौन है, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरी बात करें तो डेट की, तो देखो इसमें डेट भी लिखी है कि ये कब हमने इनेक्ट किया है, ऑन द 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। थर्ड चीज़ अगर आप देखेंगे तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो यहाँ देखें ये चार ऑब्जेक्टिव हैं इसके, ठीक है। कौन से, 1 2 3 और 4।
टू सिक्योर ऑल सिटीजन जस्टिस, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल जस्टिस हो। ऐसे ही लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। ऐसे ही फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं किसके, प्रियम्बल के। तो यहाँ तक समझ आया आपको कि ऑब्जेक्टिव भी पता चल गए, भाई हम ये 4 चीज़ें चाहते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ओवरऑल मेन ऑब्जेक्टिव हमारा हमने इससे हट के बात नहीं की, कहने का मतलब ये है इस प्रियम्बल का। उसके बाद इसका नेचर देखो, मतलब नेचर का मतलब हो गया कि इसका है क्या, मतलब मेन नेचर कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन पूरे का। तो यहाँ पे देखो, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू 7 सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। 1 2 3 4 5, ये 5 जो है ना, ये इसका नेचर दिखाते हैं, ठीक है। और ये इसके ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये आगे डेट, तो ये 4 मेन इसका जो इसको मेन पर्पज़ है ना वो यही है। एड ऑन मतलब एक तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी दे रहा है, एक डेट बता रहा है, एक ऑब्जेक्टिव बता रहा है और एक नेचर बता रहा है, ठीक है। तो प्रियम्बल ये सारी चीज़ें बता रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें बहुत सारे मतलब जैसे केसेस हुए हैं, हम बात करते हैं किस बात को लेके केसेस हुए हैं, इसी प्रियम्बल के ऊपर, कि मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन को कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, के मतलब मेन अथॉरिटी जो है पीपल ऑफ इंडिया है। लेकिन हालांकि पीपल ऑफ इंडिया तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था। उस टाइम पे कुछ लोग इलेक्ट होके आए थे, कुछ नॉमिनेट हुए थे, है ना। कुछ प्रिंसिपल स्टेट से तो जो नॉमिनेट होके आए थे और कुछ प्रिंसिपल स्टेट तो भी नॉमिनेट हुए थे। तो कहने का मतलब डायरेक्ट पीपल तो इन्वॉल्व नहीं थे। तो इसके ऊपर एक बंदे ने केस कर दिया था, कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है वो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ये बोला कि देखो ये एक लीगल फिक्शन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे उनका कहने का मतलब ये कि देखो वो लोग किन्होंने चुने थे, मतलब अगर कुछ इलेक्ट होके आए थे, कुछ नॉमिनेट होके आए थे, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे थे, पीपल ऑफ इंडिया को ही। तो इसलिए मतलब ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये बात बोल दी कि ये एक फिक्शन है, ठीक है। और मतलब फिक्शन भी मतलब कौन सी, लीगल फिक्शन है, तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। उसके बाद दूसरा केस था री बरूबरी केस, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेडिशनल व्यू क्या चल रहा था कि देखो जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, मतलब अगर हम इसको ड्रॉप भी कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन तो काम करता रहेगा जैसे कर रहे हैं, आर्टिकल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मतलब ये तो ना कोई गवर्नमेंट को पावर दे रहा है, ना उसकी पावर को लिमिट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका तो एक क्या है, इसका रोल ही क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस री बरूबरी केस में ये बोला था कि ठीक है, मतलब ये जजमेंट दी थी कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन ये था ट्रेडिशनल व्यू। लेकिन मॉडर्न व्यू क्या है, तो मॉडर्न व्यू यही है कि मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मतलब जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। माना कि ये मतलब असेंशियल पार्ट नहीं है, लेकिन ये पार्ट है। तो अगर ये पार्ट है तो इसका मतलब इसको अमेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था, केशवानंद भारती केस, नाम सुना होगा, बहुत मशहूर केस है। केशवानंद भारती केस में 1973 में कौन था, केशवानंद भारती केस 1973, उसमें ये जजमेंट दी थी कि हाँ जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो इसको अमेंड किया जा सकता है। इसीलिए इसमें अमेंडमेंट हुई, और अमेंडमेंट हो के कौन कौन से नई चीज़ इसमें ऐड हुई है, जैसे सोशलिस्ट और सेकुलर, ये 2 पार्ट जो हैं, ये 2 जो टर्म्स हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, ये ऐड की गई हैं 42nd अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है। 1973 के इस केस के बाद, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद सोशलिस्ट और एंड सेकुलर ये 2 टर्म्स, और साथ में इसमें थर्ड वाली टर्म कौन सी थी, इंटीग्रिटी। वेयर इज इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, इक्वलिटी, इंटीग्रिटी किधर गुम हो गया, ये देखें यहाँ छुपा हुआ है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर इन टर्म्स के मतलब जानना है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, ठीक है, सोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये खुद में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। फिर मैं थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ। जैसे सोवन का मतलब क्या है, कि मतलब इंडिया जो है एक सोवन का मतलब है खुद मुख्तार, कि मतलब हम किसी पे डिपेंड नहीं करते अपने डिसीजंस के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हों चाहे वो नेशनल लेवल पे हों। वो अलग बात है कि जब रिफॉर्म्स आए, LPG रिफॉर्म्स आए,
तो उस टाइम से अगर आप देखेंगे कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है मतलब जो ये बोल सके कि मैं पूरी की पूरी सवर्ण हूँ, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे जितने स्टेप्स भी हम ले रहे हैं, ठीक है, जैसे यूएन की इन्वॉल्वमेंट, यूरोपियन यूनियन की या इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जितनी भी हो रही हैं जो हमारी सवर्निटी को लिमिट कर रही हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो ये जितने भी सारी चीज़ें ये इंटरेस्ट ऑफ कंट्री के मद्देनज़र रख के किया जा रहा है, मतलब ये कंट्री के इंटरेस्ट में इसलिए किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सुवर्ण हो गया। जैसे सोशलिस्ट, अब सोशलिस्ट का क्या मतलब है कि सोसाइटी के जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, मतलब उसका जो बेनिफिट है वो सबको इक्वली मिलेगा, ठीक है, पैसे बोल सकते हैं। इसी के लिए जैसे इंडिया में अगर देखेंगे आप तो एक डेमोक्रेटिक वे के थ्रू हम मिक्स इकनॉमी के थ्रू मतलब लेके चल रहे हैं, तो उसमें जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो गया या फिर जितनी भी सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे रही है, लैंड सीलिंग, ये सारे के सारे एक बता रहा है कि मतलब सबके बेनिफिट को सोचा जा रहा है। तो ये आगे सोशलिज्म में सेकुलर। उसके बाद आगे सेकुलर। सेकुलर का मतलब सिंपल सा समझ लो कि मतलब स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता है इसमें, ठीक है। बहुत सारे रिलीजन इकट्ठे रहेंगे लेकिन स्टेट का अपना कोई नहीं है। और डेमोक्रेटिक तो आपको पता ही है, ठीक है। और रिपब्लिक का मतलब ये हो गया जहाँ पे जो हेड ऑफ एक होता है हेड ऑफ स्टेट, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जो हेड ऑफ स्टेट है ना उसको इलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे उसको रिपब्लिक बोलते हैं, मतलब वो हायरार्किकल नहीं होगा, हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट होगा, जैसे प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट होता है, ठीक है। और बाकी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।